Hello student, good morning all of you. Welcome all the students. Student, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का क्या महत्व है तथा संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम संसाधनों के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधनों का विकास क्या है और संसाधनों के विकास की समस्याएं क्या है। संसाधनों का विकास यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं, उनके विकास में किस प्रकार की समस्याएं हैं और वो किस कारण से विकास नहीं हो पा रहा। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए भी आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। हम ऐसा मानते हैं कि संसाधन प्रकृति के फ्री उपहार हमें मिले हुए हैं, नेचर के फ्री गिफ्ट हम इनको मानते हैं, इसलिए हम इनका अंधाधुंध उपयोग करते हैं। अंधाधुंध उपयोग का मतलब है कि संसाधनों का उचित उपयोग नहीं करते हैं, हम अति उपयोग संसाधनों का करते हैं। संसाधनों का अति उपयोग करने के कारण ही इसमें समस्याएं पैदा होती है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं होती है। संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करने से क्या समस्याएं हो सकती हैं? कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास होता है, कम होते जाते हैं, कमी होती जाती है संसाधनों की जब हम इनका ज़्यादा उपयोग करते हैं। दूसरा है, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया, संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन। यानी कि कुछ लोगों के हाथ में आने से संसाधनों की दो कैटेगरी हुई। एक वो लोग जिनके पास संसाधन हैं, उनको संसाधन संपन्न कहा जाता है। एक वो लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको संसाधन विहीन कहा जाता है। जैसे अमीर और गरीब में बंट गया, यानी कि संसाधनों के अति उपयोग ने अमीर और गरीब दो वर्ग बना दिए हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अपक्षय, भूमंडलीय ताप, ग्लोबलाइजेशन का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। भूमंडलीय तापन की समस्या जिससे आती है, हम इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं भूमंडलीय तापन को। ओजोन परत अक्षय नष्ट होना, यानी कि ओजोन परत जो है वो ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण के कारण, यानी कि संसाधनों का जैसे कोयले का, प्राकृतिक गैस का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इससे प्रदूषण होता है और ओजोन गैस को हानि पहुंचाता है। तो ये पर्यावरणीय संकट पैदा हो गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि में निम्नीकरण होता है, क्योंकि जो टॉक्सिक गैस जो होती हैं, वो जहरीली गैसें, वो वातावरण में चली जाती है और जब बारिश होती है तो वातावरण के साथ वो अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन होता है। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण जो है वो संसाधनों के अति उपयोग से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायोचित बंटवारा आवश्यक हो गया। यदि कुछ ही व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य ही खतरे में पड़ सकता है। देखिए, अगर इसी प्रकार से हम संसाधनों का दोहन करते रहे, कुछ देश लगातार संसाधनों का दोहन करते हैं, कुछ लोग संसाधनों का ज़्यादा दोहन कर पाते हैं, तो अगर ऐसा जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। नए नए प्रकार की बीमारियां पैदा होगी, नए प्रकार की समस्याएं पैदा होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेंगे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, हमारे जो पृथ्वी है इसका पूरा भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। यानी कि इन सब चीज़ों से अगर हमें पृथ्वी को बचाना है, हमारी भूमि को बचाना है, पृथ्वी के भविष्य को खतरे में पड़ने से बचाना है, तो संसाधनों के उपयोग की एक योजना बनानी होगी और उसी योजना को हम सतत पोषणीय विकास का हिस्सा मानते हैं। यानी कि संसाधनों के उपयोग के लिए जब कोई जुडिशियल योजना बनाई जाएगी, कोई एक विशेष योजना बना करके उनका उपयोग किया जाएगा, तो वो सतत पोषणीय विकास होगा। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है, नीचे दिया गया है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना और विकास भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, यानी कि आने वाले लोग भी विकास कर सके। इसके लिए रियो डी जनेरिया में एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे देश इकट्ठे हुए थे, 100 से भी अधिक राष्ट्र, और सब ने एक
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था कि हम संसाधनों का विकास करेंगे। तो रियो डी जनेरियो में पहला सम्मेलन हुआ था सतत पोषणीय विकास को लेकर के, और उसको हम रियो डी जनेरियो या ब्राज़ील सम्मेलन भी कहते हैं, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ये वहाँ किया गया था। तो देखते हैं संसाधन नियोजन क्या है। अब जो योजना बनानी है संसाधनों के लिए, तो वो किस प्रकार की योजना बनानी है, उसके लिए नियोजन क्या हो सकता है संसाधनों का। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य नीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और यह और भी महत्वपूर्ण है, भारत जैसे देश के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब है कि उचित तरीके से संसाधनों का प्रयोग करना, ये एक महत्वपूर्ण है भारत में। और इसके लिए हमें सर्वमान्य नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि भारत में संसाधनों में विविधता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरफ संसाधनों की प्रचुरता है, दूसरी तरफ संसाधनों की कमी है। हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्रचुर मात्रा में संसाधन है। संसाधनों का मतलब नेचुरल संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और भी बहुत सारे हैं, तो वो सारे पाए जाते हैं। परंतु दूसरी ऐसी जगह भी है, भूमि संसाधन भी है और जल संसाधन भी है, तो वो उन संसाधनों की कमी भी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। देखिए, कुछ हमारे देश के कुछ हिस्से, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ संसाधन नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अब ये प्रदेश जो हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ खनिज और कोयले बहुत बड़ी संख्या में मिलता है, तो ये इन संसाधनों के मामले में संपन्न है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु मूल विकास की कमी है, लेकिन वहाँ पर मूल विकास नहीं हुआ है। देखिए, तो इन सभी राज्यों का मूल विकास नहीं हुआ है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये विकास की दहलीज पर अभी इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन है, लेकिन वहाँ भी विकास नहीं हुआ है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुत आयात है, लेकिन जल संसाधनों की वहाँ पर कमी है। राजस्थान में जल संसाधन नहीं है, वहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा का संसाधन बहुत ज़्यादा है। लद्दाख का शीत मरुस्थल है, वहाँ देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है वो अन्य भागों से अलग थलग है, वहाँ भी किसी प्रकार की कोई संसाधनों का अभाव पाया जाता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसलिए हमें संसाधनों का नियोजन करने की आवश्यकता है कि हम संसाधनों का नियोजन करें, उसका राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर भी और हमारे लोकल लेवल पर भी। संसाधन नियोजन है क्या? संसाधनों का नियोजन कैसे करें, क्या है? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें निम्नलिखित सोपान है। संसाधन नियोजन के 3 प्रमुख घटक हैं, या 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, सोपान है, चरण है, जिनको हम कह सकते हैं। तो संसाधन नियोजन का क्वेश्चन यहीं से होता है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, भारत में संसाधनों का नियोजन कैसे किया जाता है। तो इसके 3 चरण हैं। नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा का अनुमान लगाना। यानी कि पहले नंबर पर तो देश में संसाधनों की पहचान करना और तालिका बना लेना कि किस राज्य में कितने संसाधन हैं, उनकी मात्रा कितनी है, उनकी गुणवत्ता क्या है, और ये सर्वे के द्वारा किया जाएगा। तो पहला स्टेप ये होता है कि कहाँ पर कितने संसाधन हैं। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन तैयार करना। अब इन संसाधनों का उपयोग किस टेक्निक से किया जाएगा, दूसरा स्टेप ये है कि कैसे हम इनकी योजनाओं को लागू करें। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। अब राष्ट्र का विकास करने के लिए भी योजनाएं बनाते हैं हम, पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, उनके अंदर इन संसाधनों के विकास की योजनाओं को मैच कराना कि कहाँ पर हम संसाधन विकास कर सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण स्टेप हैं भारत में संसाधन नियोजन के। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए हैं। किसी क्षेत्र के विकास में संसाधनों की उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के तंद्रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। अब कहता कि किसी भी देश में
अगर संसाधनों से ही विकास होता हो तो ऐसा नहीं है। यानी कि संसाधन हो और उस देश का विकास हो जाए ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए सरकार के विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी जो उन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विकास कर सके। देश में बहुत क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। बिहार और झारखंड का उदाहरण दे सकते हैं, जो जहाँ पर संसाधन बहुत हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, सब कुछ इन प्रदेशों में मिलता है, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं हुआ। तो संसाधन होते हुए भी विकास नहीं होना वो दूसरी बात है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश में संसाधनों की कमी है और आर्थिक रूप से विकसित है। पंजाब में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संसाधनों की बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा नहीं मिलती है, लेकिन जो विकास के मामले में अव्वल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। उपनिवेश काल का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशक शासन में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे हैं। उपनिवेशी देश ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया था, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। भारत पर ब्रिटेन का आधिपत्य था तो उन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन किया। क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन संसाधनों का दोहन किया। तो इसलिए टेक्नोलॉजी वो जो है महत्वपूर्ण होती है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। यानी कि टेक्नोलॉजी का जब वहाँ विकास किया जाएगा वहाँ पर संसाधन उपयोगी होंगे। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इसका अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आश्रित नहीं है। भारत में संसाधनों का होना विकास उस पर आधारित नहीं है। इसके लिए प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान है। यानी कि भारत का जो विकास हो रहा है उसमें मानव संसाधन कितने हैं, नेचुरल संसाधन कितने हैं, टेक्नोलॉजी कितनी है, इन सब को मिला करके ऐतिहासिक अनुभवों को देखते हुए हम विकास कर पा रहे हैं। ये हमारे विकास का महत्वपूर्ण पार्ट है। किसी संसाधन होने से हमारे देश का विकास नहीं हुआ है, किसी भी देश का नहीं होता है। तो ये है संसाधनों से जुड़ी हुई रणनीति, संसाधन प्लानिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी कि संसाधनों का नियोजन करना। तो नियोजन के बारे में यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।